मोमेंटम आप देख रहे हैं। वैसे तो वर्षा ऋतु है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर, लेकिन वाकई जो छठा है वो बसंत की छाई हुई है पूरे बाजार पर। नमस्कार शैल जी। पिछले साल तो बड़ा बैंड बजा हुआ था, लेकिन रिकवर जो टिक गया वो पैसा बना लिया, जो नहीं टिका वो नहीं बना पाया। तो मोटे तौर पे अगर देखेंगे तो ये बाजार 2 गुना 4 गुना 5 गुना करने वाला अब नहीं रहा। ये बाजार वो रहा कि आप अपना रिटर्न बनाइए और केयरफुल रहिए, बिकॉज जो हिसाब से मार्केट चल रहा है अभी, लिक्विडिटी इनफ्लो पे है, ये तो सबको पता है। लेकिन इस पे शैल जी, हम लोग जो हाई स्कूल फिजिक्स पढ़े थे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ना क्या जो होता, मैं साइंस स्टूडेंट नहीं हूँ। एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स सेम स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। तो जब तक वो लिक्विडिटी का नलका बंद नहीं होगा, ये कहानी चलती रहेगी। हम सोचते रहेंगे कब लिक्विडिटी बंद हो, कब बाजार गिर जाए, लेकिन कोई एक्सटर्नल कैटलिस्ट आएगा उस लिक्विडिटी को बंद करने के लिए। जब तक वो बंद नहीं होता है, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन सावचेत रहना चाहिए कि जिस दिन वो बंद होगा उस दिन प्रॉब्लम होगी। अब क्या पता 3 साल ही बंद नहीं हो, जब तक मार्केट डबल हो जाए, किसको मालूम है ये सब। तो इस पे थोड़ा सा रिएक्टिव होना चाहिए और प्रोएक्टिव कम। तो बसंत जी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ आप फिजिक्स की तरफ और साइंस की तरफ नहीं गए और बाजार की तरफ हमारे साथ जुड़ गए। तो बढ़िया मोमेंटम आप हमेशा चेस करते हैं। बताइए, पिछले 2-3 महीनों में आपने क्या ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में? मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ज़बरदस्त रैली बाजार में देखी है और बहुत ही सोच समझकर इस वक्त हमें पोर्टफोलियोज में कुछ ऐड करना चाहिए। आप एक बहुत जानी मानी पीएमएस स्कीम चलाते हैं, आपने कहां कहां अपना पाँव रखा है तेजी में? तो पहली चीज है, पाँव रखने के पहले हम देखते हैं कि इंडिया के बाहर पाँव रहे तो अच्छा है। बिकॉज ये सारा बुल रन जो है ये हमारा नहीं है, हम बोरो कर रहे हैं। ये बुल रन विदेशी है। फॉर एग्जाम्पल, आईटी अच्छा कर रहा है जिसको इंडिया से कोई लेना देना ही नहीं है। फार्मा अच्छा कर रहा है, उसको इंडिया से कोई लेना देना नहीं। अभी गिर गया बढ़ गया दूसरी बात है। मेटल्स अच्छे कर रहे हैं, उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं। अब आप कोई बोलेंगे कि सीमेंट क्यों अच्छा कर रहा है, तो सीमेंट में प्राइसिंग पावर है, वॉल्यूम ग्रोथ आ नहीं रही है, बट प्राइसिंग पावर है। ये लोग भाव रोक के रखे हैं, इसलिए अच्छा कर रहा है। मारुति अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी जो इंटरनेशनल लग्जरी कार बनाने वाले फिर भी ठीक कर रहे हैं, उनके भाव नहीं गिर रहा है। तो ये एंगल से देख के बाजार को अप्रोच करना चाहिए। काफी सालों से, 8, 10, 15 सालों से हम हर वक्त कुछ ना कुछ एनबीएफसी बैंकिंग रखा ही करते थे। तो कॉन्शियसली इस बार 6 महीने से हमारे पास कोई बैंकिंग और एनबीएफसी है नहीं। बिकॉज लगता है कि इंडिया की प्रॉब्लम अभी थोड़ी खत्म नहीं हुई है। ये इंटरनेशनल लेड ग्लोबल बुल रन है, और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स चाहिए। तो मोटा थीम ये बनाए कि जो चीज दुनिया, फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट, वो इंडिया से उतना लिंक नहीं है, बट इस ढंग से आपको देखना पड़ेगा अगर आपको आगे के हिसाब से पोजीशन करना है पोर्टफोलियो तो। हम्म। तो महेश्वरी साहब, जैसे कि आपने कहा कि आप ग्लोबली लिंक्ड स्टॉक्स पे फोकस कर रहे हैं और वही आपकी थीम रहेगी, डोमेस्टिक थीम पे भी आप फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसी थीम को लेके चलते हैं। आईटी की बात की आपने, और मिड कैप आईटी ने इस बार सर जो मूव दिया वो वाकई काबिल तारीफ था। लुक एट हैप्पीएस्ट माइंड। मिड कैप आईटी में, लार्ज कैप आईटी में प्रेफर्ड स्टॉक्स या फिर प्रेफर्ड 2-3 अगर आप देखें ऐसे खेम में जहां पर आप काफी बुलिश हैं इस वक्त। आईटी तो बहुत, आईटी की परिभाषा ही बदल गई है। आप देखिए तो आईटी इंटरनेट को भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में रॉबिनहुड है, वो भी आईटी माना जाएगा इंडिया में कराए तो आईटी का स्पेक्ट्रम वाइड इसलिए हो गया क्योंकि जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एलिफेंट्स कांट डांस। तो इंफोसिस और टीसीएस जो है, ये इस मार्केट कैप से ये 15-20% का ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। इनका बेसिक ग्रोथ आ रहा था बाईबैक से। और बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी किक स्टार्ट हो गई है, पिछले दशक में हम चाइनीज इकोनॉमी के ऊपर सारी दुनिया निर्भर थी। फर्स्ट टाइम हो रहा है पिछले 15-20 सालों में कि अमेरिका वहां से किक स्टार्ट कर दिया। तो 22-23 ट्रिलियन अमेरिका का, 14-15 ट्रिलियन चाइना का, यही दो मिलकर 60-40% दुनिया की इकोनॉमी है। तो अमेरिका की इकोनॉमी किक स्टार्ट होगी तो छोटे डील्स, छोटी कंपनियां आईटी में अच्छी कर रही है। बट हम ज्यादा आईटी में दिमाग नहीं लगाते, हम फिर भी इंटरनेट बेस्ड स्टॉक्स देखते हैं। बट बिकॉज आईटी में उतना समझ आता नहीं है, और ये तो बुफे टेबल है, आपको जो पसंद आए आप वो खाइए। जरूरी नहीं है कि हर चीज खाना है आपको, तो वैसे ही देखना पड़ेगा। बसंत जी, आपने बढ़िया फरमाया कि कई सारे ऐसे काउंटर्स जो हम अलग बिजनेसेस में जुड़ते हुए देखते थे,
खासकर ब्रोकिंग स्टॉक्स, अब वो आपको आईटी सेक्टर में तब्दील या कदम लेते हुए दिखते हैं। बताइए और कहाँ-कहाँ आपका तेजी में रुझान है? आपने कहा हम लोगों ने विदेशी बाजारों से ये तेजी मोल ली है। फार्मा, आईटी और मेटल्स पर आपने चर्चा करी। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। आप बहुत ही कम कमोडिटीज खरीदते हैं, लेकिन अब आप मेटल स्पेस के सुपर बुल के नाम से जाने जाते हैं। क्या यहाँ पर हम बहुत ही लंबी अवधि की चाल देख रहे हैं? कोई सुपर साइकिल की आप दर्शन कर पा रहे हैं जो हम नहीं देख पाते फिलहाल? नहीं, उसमें ऐसा सोचना पड़ेगा। मेटल मुझे याद नहीं है, फर्स्ट मेटल मैंने 92 में लिया था अर्चन मेहता के समय। उसके बाद तो जब वो स्टॉक टाटा स्टील गिर गया 60-70-80%, तो हाथ जोड़ लिया कि मेटल तो भाई समझ नहीं आता है। तो समझ नहीं आता है इज नो एक्सक्यूज इन द स्टॉक मार्केट। अगर समझ नहीं आता है तो बैठिए, पढ़िए, समझिए, पूछते साइकिल्स निकालिए, 30 साल देखिए, हिस्ट्री देखिए, जो एक्सपर्ट्स है उससे बात करिए। क्योंकि हम लोग शेयर बाजार वाले ना बड़े आराम से बोलते थे हमको समझ नहीं आता। आप समझिए कि डॉक्टर के पास गए और बोले डॉक्टर साहब मेरे को बुखार आ रहा है, और डॉक्टर बोला नहीं नहीं मुझे तो समझ नहीं आता है। सो फंड मैनेजर शुडंट बी गिविंग दिस एक्सक्यूज कि समझ नहीं आता है। तो आप 2010-11 में देखिए सीमेंट कंपनियों में क्या हाल था। वो 4-5-6 का ईवी एबिटा ट्रेड करते थे, उसके पास बढ़ गया, अब 10-12 के ईवी एबिटा पे आ गई है सीमेंट कंपनियां। पिछले 11 साल जो सीमेंट मेटल कंपनीज के लिए खराब हुआ वो इसलिए हुआ बिकॉज चाइना जो है, चाइना दुनिया में हर वक्त डिफ्लेशन एक्सपोर्ट करता है। तो अपने दर्शकों के लिए इसका यह मतलब है कि कहीं भी अगर सस्ता दाम हो रहा है, कोई दाम तोड़ रहा है, तो वो चाइना है। चाइना नेट एक्सपोर्टर जो मेटल का बन गया था, अब वो नेट इंपोर्टर बनने के राह पे आ गया है। तो अगर चाइना एक्सपोर्ट नहीं करेगा तो वहां पे एल्युमिनियम का दाम कुछ भी हो, स्टील का दाम कुछ भी हो, हमको कोई मतलब नहीं। इंडिया में 107 रुपए देकर हम पेट्रोल खरीदते हैं। सऊदी अरेबिया आप जाएंगे तो इससे 40% के रेट पे पेट्रोल मिल जाएगा। लेकिन हम लोग कभी डरते नहीं है कि सऊदी अरेबिया में यार 40 रुपए लीटर पेट्रोल है या 20 रुपए लीटर पेट्रोल है, इंडिया में 100 रुपए लीटर पेट्रोल है, हम क्या करें? बिकॉज सऊदी अरेबिया का पेट्रोल इंडिया नहीं आएगा, मेन वो बात है। तो चाइना में अगर एचआर का दाम 5600 युआन चल रहा है, तो वहां मैं बोलता हूँ चाइना में 3000 युआन भी हो जाए, 5600 युआन से भी, तो भी हमको जब तक चिंता नहीं है, जब तक चाइना का माल चाइना से निकले नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा चाइनीज गवर्नमेंट का इंटेंशन और उनके मैक्रो इकोनॉमिक थिंकिंग देखनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ये मेटल रैली नेक्स्ट ईयर तक अगर आप देखेंगे, शायद दुनिया ये मेटल के शॉर्टफॉल में आ जाएगा। बिकॉज जब स्टिमुलस होता है और लोअर इनकम ग्रुप्स को पैसे जाते हैं, तो लोअर इनकम ग्रुप को पैसा कंज्यूम करता है। कोई कुर्सी खरीदता है, कोई घर बनाता है, कोई टेबल लेता है, कोई बेड चेंज करता है, कोई वॉशिंग मशीन लेता है, कोई टीवी लेता है। तो इस ढंग से जो मेटल का बाइंग आती है, जब ये रिसेशन से आदमी बूम की तरफ आता है, बिकॉज लोअर इनकम ग्रुप्स बहुत कंज्यूम करते हैं मेटल्स। तो उस एंगल से अगर हम देखें तो बेसिक बड़ा थीम, अगर मुझे मेटल रखना है, हमारे पोर्टफोलियो में क्रॉस बोर्ड है मेटल, अगर मुझे रखना है तो मैं ये देखूंगा चाइना एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहा है। जिस दिन चाइना एक्सपोर्ट करने लग गया दमादम हिसाब से, उस दिन प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी चीज इसमें यह है कि मेटल इतना आसान नहीं है सप्लाई बढ़ाना। आप लैंड एक्वायर करेंगे, माइंस बैठाएंगे, और पिछले 30 साल का हमने हिस्ट्री देखा, जब भी तेजी खत्म हुई है मेटल की, वो तब खत्म हुई है जब नया सप्लाई हिट किया है। तो अगर कोई मेटल के बारे में देख रहा है, उसको दो चीज देखना है, चाइना नेट एक्सपोर्टर नहीं होना चाहिए, और दूसरा नई सप्लाई कब आ रही है। मुझे तो लगता है 2023 में इंडिया नेट इंपोर्टर ऑफ मेटल हो जाएगा, रादर देन इंपोर्टर ऑफ स्टील हो जाएगा, रादर देन समथिंग एल्स। बिकॉज कंजम्पशन यहाँ पे बहुत है। अभी डोमेस्टिक इकोनॉमी लॉकडाउन के कारण उतना हुआ नहीं था, बट मोटा मोटी तौर पे, और ये तो ब्रॉड थीम्स हैं, इनको आप कोई टू द पॉइंट नहीं चला सकते। जब तक चल रहा है आप सिस्टम देखिए, जिस दिन समझ में आएगा कि चेंज हो रहा है कुछ, तो उस दिन उस ढंग से डील किया जाएगा। जी, 2-3 मेटल्स के नाम बताइए जो आपके अपने पोर्टफोलियोज में हैं पीएमएस में। मेटल स्टॉक्स, हाँ, तो हमारे पास टाटा स्टील है, स्टील अथॉरिटी है, सभी मेटल है मोटा मोटी। तो ये तो दो मेन है, बट बाकी सभी है, ऐसा कुछ नहीं है। बट एंगल वही है इसमें देखने का। इसमें हमको कोई 5 साल 10 साल का व्यू चल जाए तो चल जाए, लेकिन फॉर द मोमेंट 1-2 साल तक तो प्रॉब्लम नजर नहीं आती। और ये जैसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं, वन स्टेप एट अ टाइम लेने की चीज है। कोई पेज इंडस्ट्रीज नहीं है कि आपने 2009 में ले लिया और बोला ये तो यार 50 गुना 100 गुना होगा, यहाँ से हो जाए तो हो जाए, नहीं हो तो नहीं हो। बट इसमें आप एक बहुत बड़ा व्यू बनाकर नहीं चल सकते आपको, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रोज चेंज हो रहा है। तो जैसे डेटा चेंज होता है वैसे आपको देखना पड़ेगा।
चलिए, तो ये आपने माहेश्वरी साहब की अगर आप देखें जो पकड़ और सोच है मेथड्स पे उसको समझा। सर थोड़ा सा विदेशी से बाजारों से हट के थोड़ा सा डोमेस्टिक मार्केट से फोकस करते हैं और बीते अगर आप देखें 2 महीने की सबसे डिस्कशन ज़्यादा इस पे ही रहा है ओपनिंग अप, जब बाजार फिर खुलेंगे, शहर फिर खुलेंगे। महाराष्ट्र अगर आप देखें 15 अगस्त अगर आप देखें पूर्ण रूप से खुलने की तैयारी कर रहा है। आपकी राय क्या है इस थीम के अंतर्गत? एविएशन हो गया, IRCTC हो गया, इसके अंतर्गत होटल स्टॉक्स हो गए, इसमें से आप कुछ चेस कर रहे हैं इस वक्त क्या? साल ओपनिंग अप की थीम में बड़ा दम था बिकॉज ये सारे स्टॉक 70-80% गिर गए थे, तो आप ओपनिंग अप खेल सकते थे। अभी तो बिकॉज पिछले साल दुनिया ये अज्यूम कर रही थी कि जिंदगी में कभी खुलेंगे ही नहीं वापस, होटलों में ताले लग जाएंगे, प्लेन तो हैंगर में ही पड़े रह जाएंगे सालों तक बिकॉज सारे मर जाएंगे, तो प्लेन में कौन ट्रैवल करेगा। इस बार लोगों ने अज्यूम नहीं किया, लोगों को पता था इस बार भाई 1 महीना 2 महीना 3 महीना खुल जाएगा। तो ओपनिंग अप की थीम आपको एक पॉप मिलेगा जिस दिन पता चलेगा ये खुल गया वो खुल गया, लेकिन वो एक पिछले साल जैसा ओपनिंग अप वाली थीम नहीं है बिकॉज सब एज्यूम कर रहे थे कि एक दिन तो खुलेगा ही 1 महीना 2 महीना 3 महीने के अंदर। तो इस एंगल से वो उतना लुक्रेटिव ट्रेड नहीं है, लेकिन हाँ ओपनिंग अप में बैंक्स को देखना पड़ेगा नेक्स्ट 2-3-4 महीने में बिकॉज एनपीएस का डर है, ओवरहैंग है उस पर कि बैंक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। बट अगर 2-3 महीने बाद बैंक्स का एनपीए नहीं आएगा तो मुझे लगता है फाइनेंशियल सर्विसेज को बहुत ध्यान से देखना चाहिए बिकॉज वहां पे एक अच्छा नेक्स्ट 1-2 साल का आपको इन्वेस्टमेंट का मौका बहुत अच्छा मिल सकता है, नेक्स्ट 2-3-4 महीने में ट्रैक करना होगा। बसंत जी, आपकी एक बहुत ही जानी मानी पिक बजाज फाइनेंस डिस्कस करते हैं। आपने बुरे से बुरे समय पर उस काउंटर का साथ नहीं छोड़ा और मैं मान के चलता हूं कि बहुत ही बढ़िया मुनाफा आपके निवेशकों ने पीएमएस में बजाज फाइनेंस में कमाया। 2-3 बैंक्स की हम लोग चर्चा करते हैं। कॉर्पोरेट स्पेस में आईसीआईसीआई रिकॉर्ड हाई पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। यही तेवर आपके सामने एक्सिस बैंक पर भी आते हुए दिख रहे हैं। एसबीआई ऑल टाइम हाई पर है। क्या हम एक नई बैंकिंग साइकिल में है क्या लॉन्ग साइड पर? नहीं, बैंकिंग साइकिल में जब मानूंगा शैल जी, पहली बात यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ऐसे ही इलस्ट्रेटिव पर्पस के लिए कर रहे हैं। जिस दिन मैं आरबीएल बैंक टाइप बैंकों को देखूंगा रिकवर करते हुए, बिकॉज एक्सिस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तो फिर भी इनके क्रेडिट प्रोसेसेस हैं, ये क्रीम ऑफ क्रीम लेते हैं। बट रियल प्रॉब्लम जो है, सपोज कोई 500 रुपए का स्टॉक अभी भी 180 में अटका पड़ा है, बढ़ नहीं पा रहा है, जो सेकंड लाइन पीएसयू बैंक है वहां आप देखिए कुछ है नहीं। तो एक्सेप्ट टॉप 4 बैंकों के और टॉप 5 बैंकों के अलावा बाकी सब बैंकों में प्रॉब्लम है। तो रियल इंडिया वो है, एक एचडीएफसी बैंक के रिस्क प्रोसेसेस और मैनेजमेंट अच्छा है तो वो निकाल देता है गाड़ी अपनी। बट एंगल अगर आपको रियली बिग मैक्रो व्यू बनाना होगा तो आपको सेकंड लाइन थर्ड लाइन देखना पड़ेगा। चलिए, तो बैंकिंग में आपको कुछ फिलहाल ना लंबी अवधि के लिए ना छोटी अवधि में पसंद आ रहा है। बसंत जी, हम लोगों ने कोविड की सेकेंड वेव झेल ली और अक्सर चर्चा होती हुई दिखती है थर्ड वेव की। कुछ ऐसे सेक्टर्स जो हमारे जहन से निकल गए हों, आपने अपने रडार पर हटा दिए हों कि भाई ये कोविड से पीड़ित हैं, ज़रा इनसे दूर रहा जाए अगले महीने, साल भर, 6 साल, 2 साल। कुछ ऐसे सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि बिल्कुल ही जो एक इन्वेस्टमेंट थीसिस थी वो कोविड की वजह से समाप्त होती हुई दिखी है? एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो एयरलाइन है, बिकॉज एयरलाइन में गवर्नमेंट ने इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप इससे ऊपर चार्ज नहीं कर सकते हैं, तो वहां प्रॉब्लम तो ओवरहैंग तो है ही है और भाव कोई गिरे नहीं है। होटल्स है, तो होटल में फिर भी हो सकता है बिकॉज जो बाहर टूरिस्ट ट्रैवल करता था वो बोलेगा मैं इंडिया में ही ट्रैवल करूं, क्योंकि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो अपने देश में पड़ूंगा या ठीक हो जाऊंगा। अपना स्पेन चला गया सैर सपाटा करने और वहां बीमार पड़ गया तो कौन दिखेगा कौन रखेगा मुझे। तो टूरिज्म मुझे लगा इंटरनेशनल नहीं वो डोमेस्टिक ज्यादा होगा। बट ये सब स्टॉक उतने गिरे नहीं है कि हम बोल दें कि हाँ ये बहुत अच्छा थीम है वापस प्ले करने का। तो इसीलिए मुझे लगता है यहाँ पे कोविड का रियल इम्पैक्ट जो है वो एसएमई और एमएसएमई में आएगा बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। डायरेक्ट कोविड नहीं, लॉकडाउन के कारण। बिकॉज आप एक बार तो आपका बिजनेस बंद हुआ, आपकी फैक्ट्री बंद हुई, आपने अपने एफडी तोड़े, किसी से पैसे बोरो किए, आपने चला लिया पिछले साल। इस साल वापस हुआ तो कहां से पैसा लाएंगे, क्या चलाएंगे नहीं चलाएंगे। तो डाउन द स्ट्राटा, डाउन द लाइन मुझे लगता है बहुत प्रॉब्लम है। तो बैंक्स को इसीलिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलना चाहिए, सेकंड लाइन थर्ड लाइन बैंक्स। हाँ 2-3 महीने तक अगर इनका एनपीए खराब नहीं हुआ, इधर ही रहा है, थोड़ा सा बेटर भी हुआ, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा बैंक में घुसने के लिए वापस।
चलिए, तो ये तो आंकड़े ही बताएंगे दूसरी या तीसरी तिमाही के कि किस हिसाब से एनपीएस मूव कर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर में। बसंत जी, आपने बहुत ही सटीक राय हमेशा रखी है मिड कैप्स पर और स्मॉल कैप्स पर रुझान की। ये बताइए, अगर आपका राडार देखें तो आगे आने वाले कुछ समय में आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का रुझान कहाँ रहेगा? क्या आप मोमेंटम चेस करेंगे ब्लू चिप्स में, या कई ऐसे मिड कैप्स हैं पहले 30 या 50 देखें जो 4-4, 5-5 गुना बढ़ गए हैं? ये जो प्राइस का एक्शन है, क्या आपको चिंतित करता है? रात की नींद थोड़ी कम आती हो इस प्राइस चेंज की वजह से, या हम एक प्रॉपर बुल मार्केट में हैं और हमें इस मोमेंटम को चेस करना चाहिए अक्रॉस सेक्टर्स? नहीं, मोमेंटम चेज करने का समय पिछले साल था शैल जी। ये समय नहीं है कि आप मोमेंटम चेज करें, बिकॉज फॉर एग्जाम्पल ये मिड कैप जो है ना, जिस दिन बाजार सपोज निफ्टी, कोई भी कारण, निफ्टी का तो अपना तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, वो डाउ जिस दिन 600 पॉइंट गिरेगा उस दिन आप देख लीजिएगा यहाँ पे निफ्टी का क्या हाल होगा। उस दिन ये सारे गिरते हैं 8-8, 9-9%। जो घाटे वाली कंपनियां अभी आ रही है आईपीओ में, उनको भी अगर आप देखेंगे तो वो जब तक ठीक है, जब तक तेजी का चल रहा है। जिस दिन तेजी से मंदी आएगी, निफ्टी सपोज 1000 पॉइंट गिर गया, मैं नहीं कह रहा हूं गिरने वाला है, बट जब गिरेगा ना, उस समय आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इन कंपनियों को। तो मिड कैप स्मॉल कैप का समय लास्ट ईयर था। हाँ, अगर आप कोई थीम खेल रहे हैं, वहां कोई आपको मिड कैप मिल जाता है। फॉर एग्जांपल बिग थीम मेटल है, तो मेटल में काफी मिड कैप स्मॉल मिड कैप्स मिल जाते हैं आपको, तो आप उन्हें ले लें। फिर आपको उतना दिमाग, लेकिन जस्ट कि मैं माइक्रोस्कोप लगा के बैठ जाऊं अपने लेबोरेटरी में कि आज मुझे मिड कैप ही ढूंढ के निकालना है सुबह तक, सुबह से पहले, ये काम नहीं करना चाहिए। आपको बिजनेस अच्छा लग रहा है, वो मिड हो या स्मॉल हो या लार्ज हो, अपने को पैसा बनाना है, अपने को मिड कैप का हैट तो पहनना नहीं है। तो मुझे लगता है उस एंगल से देखना चाहिए कि बिजनेस सही होना चाहिए, रोबस्ट होना चाहिए, और इंडिया से अगर बाहर लिंक्ड हो तो थोड़ा सा मोमेंटम अच्छा रहेगा। चलिए, ये रणनीति कम से कम आपको ओवरऑल थीम्स में आती हुई दिख रही है। बसंत जी, आपने हल्के से हवा करी आईपीओ बाजार की, और यकीनन यहाँ पर हर वो एक ऐसा शॉर्ट टर्म इंडिकेटर जो है वो आपको बिल्कुल रेड अलर्ट बताता हुआ दिख रहा है। 4-4 आईपीओ एक दिन खुलते हैं, हफ्ते में 4 लिस्ट होते हैं, और बहुत ज़बरदस्त आपको बाउंस आता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल लॉटरी बन चुका है आईपीओ का बाजार। आप किस तरीके से देखते हैं? पिछले साल एक बहुत ही जाना माना आईपीओ आया और आपने पहले दिन बहुत ज़बरदस्त खरीदारी करी। क्या आप थोड़े कॉशियस हैं इस वक्त आईपीओ बाजार में? नहीं, देखिए, आईपीओ अभी उसके लिए अच्छा है जो एप्लीकेशन करता है और लिस्टिंग पे बेचते हैं। आप ये भाव पे खरीद कर कितना कमाएंगे मुझे पता नहीं। और शायद ये सोचने की बात है, एक कंपनी आती है सपोज 3000 करोड़ मार्केट कैप पे, एक कंपनी आती है 30,000 करोड़ मार्केट कैप, तो 30,000 करोड़ मार्केट कैप पे मुझे प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है। 3,000 करोड़ मार्केट कैप पे मैं एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे वो लॉस मेकिंग भी है तो चलता है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हम जोमेटो की बात कर लें, रिकमेंडेशन नहीं है, जिस सेक्टर में 2 जन प्राइस कटिंग करते हैं वहां बहुत मुश्किल होता है। अब स्विगी पहले दाम बढ़ाएगा कि जोमेटो बढ़ाएगा, ये कौन बताएगा? अगर जोमेटो बढ़ा दिया, स्विगी नहीं बढ़ाया तो प्रॉब्लम है, स्विगी बढ़ा दिया, जोमेटो नहीं बढ़ाया तो प्रॉब्लम है। टेलीकॉम में देखिए 5 साल से लड़ते ही जा रहे हैं, 2 या 3 प्लेयर हैं, कोई भी दाम बढ़ाने को रेडी नहीं है, बिकॉज जो दाम बढ़ाएगा कस्टमर भाग जाएगा। तो अगर सिंगल डोमिनेंट सेलर है जो मार्केट शेयर खरीद रहा है दाम कम करके, वो सोचता है कि मैं सारा मार्केट शेयर ले लूं फिर मैं दाम बढ़ाऊंगा, वो एक बेटर मॉडल है, एक घाटे की कंपनी के लिए बेटर पर्सपेक्टिव है देखने का, बजाय कि 2-3 जन लड़ लड़ के घाटा कर रहे हैं। और इसमें एंगल से आपको ये देखना होगा, जैसे कोई एक जमाना था जब रिलायंस इंडस्ट्रीज अपनी कैपेसिटी बढ़ाती थी 20%, फिर बोलती थी भाई हम 50,000 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं। इनका मॉडल, इनके लिए केपेक्स वो कस्टमर है, वो जो इनके ऐप डाउनलोड किए हैं। तो घाटा करने में कोई नुकसान नहीं है, आप खर्चा करके यू आर गेटिंग द कस्टमर हु आर एक्चुअली योर कैपेसिटी। तो यहाँ पे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तो है नहीं, तो ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर इनका कस्टमर बेस है, तो उसके लिए आप दाम घटा के कस्टमर ला रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कस्टमर स्टिकीनेस कितना है? कस्टमर स्टिकीनेस बहुत कम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम शैल जी, अगर आप टेस्ला फॉर एग्जांपल, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, अमेरिका की कंपनी है जो बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत गाड़ियां बनाती है, इलॉन मस्क ये है वो है, सब कहानी हो गई। लेकिन पिछले बार जब बाजार गिरा था अमेरिका में, टेस्ला का शेयर $900 से $300 आ गया था, बिकॉज वो घाटे की दुकान थी। ये घाटे वाली कंपनियां जो है बुल मार्केट में बड़ी अच्छी लगती है। जब बेयर मार्केट आएगा ना, तो हम एक दूसरे को फोन करके बोलेंगे यार ये क्या हो रहा है, गिर क्यों रहा है ये, बिकॉज नीचे अंडरलाइन जब अर्निंग्स नहीं रहेगी
तो बुल मार्केट में कोई अर्निंग्स नहीं देता है, बेयर मार्केट में अर्निंग्स भी देखते हैं, डिविडेंड यील्ड भी देखते हैं और बुक वैल्यू भी देखते हैं। जी जी, तो उस एंगल से देखना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत ही सटीक राय आईपीओ बाजार पर आई है। अगर आप खेल रहे हैं इस रशियन रूले को, तो बिल्कुल आईपीओ वाले दिन ही मुनाफा वसूल कीजिए, कम से कम 90% अगर आपके डीमैट में आया हो। ये बहुत ही गर्म बाजार है और हर चिंता की घंटी जो आईपीओ बाजार में बजनी चाहिए वो आपको बजती हुई दिखती है। यहाँ पर और चर्चा करते हैं। बसंत जी, आपने अक्सर ऑटो क्षेत्र पर अपनी रणनीति सेट की है और काफ़ी समस्याएं यहाँ पर मारुति में चलती हुई दिख रही हैं। टू व्हीलर स्टॉक्स बिल्कुल मूव नहीं कर रहे। ऐसा क्या यहाँ पर हो गया कि बुल्स ने बिल्कुल साथ छोड़ दिया फिलहाल ऑटो कंपनीज का? अब आप देखिए, मारुति मोस्टली इंडिया बेचती है, तो इंडिया का प्रॉब्लम है। और टू व्हीलर जो एक्सपोर्ट करेगा वो फिर भी टिकेगा, जो इंडिया में है वो प्रॉब्लम है। तो घूम फिर के वही बात है कि इंडिया में बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ऑफ कोविड और 2 4 5 और चीजों के कारण यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बन नहीं रहा है। तो उस एंगल से देखना जरूरी होएगा कि इंडिया में जब मोमेंटम बढ़ेगा तो आप देखेंगे मारुति परफॉर्म करेगा। उस समय शायद इन्फोसिस उतना नहीं चले, आपको 7,000 का मारुति उस समय 10,000 हो जाएगा। बट वो जब होएगा तो देखा जाएगा। अभी तो फॉर द मोमेंट, जबकि मारुति के लिए टेलमेंट तो बहुत अच्छा है कि लोग अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऊबर में नहीं बैठेंगे। कहानियां तो हम सब बना देते हैं, लेकिन गाड़ी बिकेगी तब उसके बाद भाव बढ़ेगा। चलिए, तो जो जो भारत से जुड़ा हुआ है वो परेशानी में है और ये जो तेजी है ये आपको इंपोर्टेड होती हुई दिख रही है। बसंत जी, समय कम है लेकिन मैं आपसे 2 रणनीतियां चाहता हूं। बहुत नए निवेशक हमारे साथ बाजार में जुड़े और आप बाजार में पिछले 3 दशक से हैं। जो नए लोग कम पैसा लेके आए हैं बाजार में और इस शानदार मोमेंटम का फायदा उठाना चाहते हैं, आप उनके लिए 2 क्या राय रखेंगे? देखिए, सब बोलने की बात अच्छी होती है कि बाजार टेस्ट मैच है, ये है, वो है, लेकिन आदमी जब आता है बाजार में तो वो ढूंढता है डिविडेंड यील्ड। ये बुल मार्केट डिविडेंड यील्ड ढूंढने का मार्केट नहीं है। समय इसको वेस्ट मत करिए। मतलब आप एक अच्छी पार्टी में गए और आप नींबू पानी पी के आ गए वापस, तो नींबू पानी मत पीजिए, बाके देखिए, बहुत सामान है खाने पीने के, मजे करिए। हाँ, जिस दिन घटेगा उस दिन सभी घटेंगे, उसमें क्या है। तो डोंट वेस्ट अ बुल मार्केट। मतलब मैं देखता हूँ हर जगह आदमी इतना घुसता है और सोचता है कि हाँ अभी नहीं, मैं 5 साल बाद कमा लूंगा, 2 साल बाद कमा लूंगा, डिविडेंड यील्ड लूं, मैं सेफ स्टॉक्स लूं, मैं मोटे मोटे एफएमसीजी नेम्स लूं। वो लेने का समय नहीं है अभी। अभी समय है अर्निंग्स ग्रोथ कहाँ आएगी। कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने मार्केट कैप का 50% एबिटा बना लेगी 1 साल के अंदर। आपको वो सारी कंपनियां देखनी पड़ेगी यार। कौन सी कंपनी है जो जितना मार्केट कैप उतना एबिटा बना देगी 1.5 साल में, अगर मोमेंटम चल गया तो वो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। बट इस बुल मार्केट को वेस्ट मत करिए, बिकॉज आप छोटे कैपिटल के साथ आए हो। ऑब्वियसली आपको डर लग रहा है, ऑब्वियसली मेहनत का पैसा, और सबका पैसा मेहनत का है शैल जी। मैं समझता है, मुझे समझ नहीं आता, कोई बोलता है कि यार शेयर बाजार में तो पैसा आसान है। तो सभी का पैसा मेहनत का है, सभी का पैसा कीमती है, लेकिन उस पैसे को थोड़ा सा अग्रेसिवली देखना चाहिए। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि शेयर मार्केट में आपको रिटर्न शायद ज़्यादा आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ये आसानी से कमाया हुआ पैसा नहीं है। इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है। जब मैं बसंत जी से पहली बार मिला था तब इनके बहुत घने बाल थे और देखिए जिस हिसाब से मेहनत हुई है वो आपके सामने, चेहरा सामने ही है। बसंत जी, आखिरी प्रश्न ये बताइए कि सन 2021 ऑलमोस्ट आधा खत्म हो चुका है और हम लोगों ने पहले हाफ में बढ़िया मोमेंटम कमाया है। थोड़ा लंबी अवधि का चश्मा लगाइए और बताइए दिसंबर सन 2022 निफ्टी कहां होगा अगर ये बुल मार्केट ऐसे ही चलता रहा तो? निफ्टी तो डाउ से थोड़ा सा कम बढ़ेगा, बट उतना ही बढ़ता रहेगा। हमारा तो खुद का कुछ है ही नहीं। तो मुझे लगता है निफ्टी 2022 से बुल मार्केट चलता रहा तो अभी 20,000 तो क्रॉस कर ही जाएगा। लेकिन ये बहुत ही इतने सारे वेरिएबल्स हैं ना कि आपको पता ही नहीं कब कौन सांप काट देगा आकर। बट मुझे लगता है लिक्विडिटी टैप जब तक बंद नहीं हो, और गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकती लिक्विडिटी टैप, जब तक ये गेम चलता रहेगा। चलिए बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती समय सुबह निकाला और इतनी सटीक राय दी। एक नई थीम बसंत जी ने बताई है कि भाई ये सारी जो तेज़ी है ये आपको इंपोर्ट होती हुई दिखेगी विदेशी बाज़ारों से, और ज़रा सोच कर समझ कर कदम उठाएं।
आईपीओ का बाजार बिल्कुल लिस्टिंग गेन की तरफ मुड़ चुका है, उस पर ध्यान दीजिए और इस बुल मार्केट को बिल्कुल वेस्ट ना करें। ध्यान दें उन कंपनीज पर जहां पर वो अगले 2-3 साल में आपको अपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन की आधी एबिटा कमाती हुई दिखती हैं। ये काम हमारी रिसर्च टीम आपको निकाल के देगी कि वो कौन कौन से स्टॉक्स हैं। लेकिन बसंत जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी राय दी। अब मुलाकात डिनर पे होगी कुछ ही दिनों में, तब तक के लिए आपका आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू।